नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल अस्त में और मैं हूं किशन चंद। दोस्तों इस वीडियो में आज बहुत सारी चीजें मैं आपके लिए लेके आया हूं, स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल खबरों से जुड़ी हुई जानकारी को। तो चलिए अब देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो निजी क्षेत्रों को दिए गए कॉन्ट्रैक्ट को, यानी कि जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट थे उन्हें कैंसिल किए जाने को लेकर आ रही है, जो कि एक बहुत बड़ा झटका है निजी क्षेत्रों के लिए, जो कि भारत के लिए डिफेंस इंडस्ट्रीज में काम कर रही हैं। निजी क्षेत्र से गोला बारूदों के लिए अरबों डॉलर के ऑर्डर को रद्द किए जाने का फैसला एक कड़ी चुनौती बन गया है डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि जिस तरीके का इकोसिस्टम जो कि डिफेंस इकोसिस्टम था वो बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा था ताकि इंपोर्ट्स को कम किया जाए, लेकिन अब उस पर ही गाज गिर गई है। दरअसल दोस्तों कम से कम 11 भारतीय कंपनियां जो ग्रेनेड, रॉकेट, आर्टिलरी, राइफल फायरेड ग्रेनेड्स पर बोली लगा रही थी, रक्षा मंत्रालय ने जून में 7 टेंडर्स को वापस ले लिया, जिसमें यह कहा गया था कि ये जो बोलियां लगाई गई हैं वो बिना परमिशन के हैं। ये एक चिंता का एक बहुत बड़ा कारण बन गया है कि अकेले 300 करोड़ रुपए से अधिक की बैंक गारंटी कंपनियों के द्वारा गिरवी रख दी गई थी, क्योंकि 2017 में बोली प्रक्रिया शुरू हुई थी और कई भारतीय संस्थानों ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे और विदेशी सहयोगियों को भुगतान भी किया था। सूत्रों के अनुसार सबसे बड़ी जो निराशा है वो ये है कि खरीद योजना के साथ आगे बढ़ने का फैसला करने में 3 साल लग गए, यहाँ तक कि फील्ड परीक्षण के लिए भी नहीं कहा गया, जहाँ गोला बारूद का परीक्षण किया जाता है। 2016 में नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 10 साल के लिए आपूर्ति कार्यक्रम के लिए निजी क्षेत्रों को टेंडर जारी करने का निर्णय लिया गया था, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ तनाव पैदा होने पर आपातकालीन खरीद पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए। आपको बता दें कि जिन कंपनियों ने भाग लिया था इस टेंडर में, उनमें कुछ प्रमुख कंपनियां जो कि कल्याणी ग्रुप, महिंद्रा डिफेंस, प्रीमियर एक्सप्लोजिव और सोलर ग्रुप शामिल है। इन कंपनियों ने विदेशी भागीदारों के साथ समझौता भी किया था, तो यानी कि एक बहुत बड़ा झटका दिया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। और दोस्तों अब ये समझना काफी मुश्किल हो चुका है कि जो इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही थी उस पर एक बहुत बड़ा झटका लग गया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का हाल आप सबको मालूम ही है कि टाइम पर कोई चीज प्रोवाइड नहीं करा पाती है, ऐसे में प्राइवेट फर्म्स पर निर्भरता भी काफी जरूरी हो गई थी। बहरहाल आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। भारत में बन रही कलवरी क्लास की तीसरी सबमरीन INS करंज के 4 से 5 महीने में नौसेना में शामिल होने की संभावना है। करंज को 2018 में समुद्री परीक्षण के लिए भेजा गया था। सूत्रों के मुताबिक परीक्षण सफल हुआ है। इसी क्लास की चौथी सबमरीन INS वेला भी अगले साल के अंत तक नौसेना में शामिल हो जाएगी। कलवरी क्लास की पहली 2 सबमरीन कलवरी और खंडेरी पहले ही नौसेना में शामिल हो चुकी है। कलवरी क्लास की कुल 6 सबमरीन का निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक लिमिटेड में किया जा रहा है। ये सबमरीन समुद्र में 50 दिनों तक रह सकती हैं और एक बारी में 12,000 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकती हैं। इनमें 8 ऑफिसर्स और 35 नौसैनिक काम कर सकते हैं और ये समुद्र के अंदर 350 मीटर तक का गोता लगा सकती है। आपको बता दें कि कलवरी क्लास की सबमरीन समुद्र के अंदर 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इनमें समुद्र के अंदर किसी सबमरीन या समुद्र की सतह पर किसी जहाज को तबाह करने के लिए टॉर्पीडो भी लगे हैं। इसके अलावा ये समुद्र में बारूदी सुरंगें भी बिछा सकती है। कलवरी क्लास यानी कि प्रोजेक्ट 75 के तहत पहली सबमरीन 2017 में नौसेना में शामिल हुई है। इस प्रोजेक्ट के अभी 2022 तक पूरा होने की संभावना है। एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन से लैस आधुनिक सबमरीन का प्रोजेक्ट 75 इंडिया के जल्द शुरू होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट के लिए जल्द ही टेंडर निकलने वाला है। इन 12 सबमरीन के अलावा 12 न्यूक्लियर सबमरीन बनाए जाने की भारत की योजना है। अभी भारतीय नौसेना के पास सिंधु क्लास की 9, शिशुमार क्लास की 3, कलवरी क्लास की 2 और एक न्यूक्लियर सबमरीन INS चक्र यानी कि कुल 14 सबमरीन है। अरिहंत क्लास की 2 सबमरीन यानी कि INS अरिहंत और INS अरिहत के अलावा जो कि न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन है। न्यूक्लियर सबमरीन के अलावा भारतीय नौसेना की सभी सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक है और एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन न होने की वजह से इन्हें हर 2 से 3 दिन में सतह पर आना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं, वो आ रही है टाटा मोटर्स को लेकर। टाटा मोटर्स ने न केवल देश में दम दिखाया बल्कि विदेशों में भी अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि भारत में थाईलैंड के राजदूत ने 600 टाटा मोटर्स के शहरी ट्रकों की खरीद की घोषणा की है और उन्होंने भारत के आत्मनिर्भर भारत पहल की सराहना भी की। राजदूत ने कहा कि रॉयल थाई सेना 600 से अधिक टाटा LPTA सैन्य ट्रकों की खरीद पूरी करने की प्रक्रिया में है। मोटोरॉइड्स की रिपोर्ट के अनुसार टाटा मोटर्स लंबे समय से देश के सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के लिए एक प्रमुख रक्षा आपूर्ति करता है। रक्षा क्षेत्र के साथ टाटा मोटर्स का इतिहास 1940 के दशक का है। भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और विभिन्न अर्धसैनिक बलों के लिए गतिशीलता समाधान के लिए प्रमुख आपूर्तिकर्ता होने के अलावा
ये कंपनी सार्क, आसियान, अफ्रीकी देशों और अफ्रीका में संघर्ष क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र सेना के लिए विशेष वाहनों की अपनी श्रृंखला का भी निर्यात करती है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है LAC को लेकर। सर्दियों के दौरान लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात होने के लिए सेना के लिए विश्व स्तरीय बर्फ के जूते, दस्ताने, लेयर जैकेट्स, ट्राउजर्स और स्लीपिंग बैग खरीदे जा रहे हैं। इसके अलावा न्यू स्लीपिंग हैबिटेट जैसे कि अंटार्कटिक टेंट और विशेष उच्च पोषक तत्व वाले आहार भी प्रदान किए जाने हैं। यानी कि पहली बार है कि 826 किलोमीटर लंबी LAC के साथ पूर्वी लद्दाख में सर्दियों के दौरान सैनिक तैनात रहेंगे। सामान्य परिस्थिति में टुकड़ी का स्तर 2 ब्रिगेड यानी कि 10,000 से अधिक नहीं है। इस साल मिली चुनौती के अनुसार अतिरिक्त 30,000 सैनिक वहां पर तैनात रहेंगे, जो चीन के किसी भी दुस्साहस को रोकने के लिए तैनात किए गए हैं। कपड़े और जूते के कई जोड़े इसमें होंगे क्योंकि बर्फ के दौरान ये गीले हो जाते हैं। सूत्रों के अनुसार ठंड से निपटने के लिए रात के समय यहाँ का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। ऐसे में प्रत्येक सैनिक के लिए 1 लाख से अधिक रुपए की लागत आएगी। आमतौर पर सर्दियों पर गश्त पर अंकुश लगाया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि पीपुल लिबरेशन आर्मी LAC पर तैनात है। इसके अलावा पोषक तत्वों की सैनिकों को आवश्यकता होती है और उनको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व जिसमें खासकर की ताजी सब्जियां, फल, चॉकलेट, एनर्जी बार आदि की आपूर्ति की जाएगी, यानी कि लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जाएगा, वो भी चंडीगढ़ से होगा और ये सारा प्रबंधन हवाई सेवा से किया जाएगा। यानी कि भारतीय सेना चीन के सामने सर्दियों में भी खड़ी रहेगी और सरहदों की रक्षा करेगी। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर इंडियन एयरफोर्स को लेकर आ रही है। अगर आप भी इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए इंडियन एयरफोर्स ने एक विशेष सुविधा उपलब्ध कराई है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स में कब नौकरियां निकलेंगी इसकी जानकारी अब आपको आसानी से मिल पाएगी। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने डिजिटल इंडिया पहल के एक हिस्से के रूप में वायुसेना मुख्यालय वायु भवन से एक मोबाइल एप्लीकेशन माई IAF की शुरुआत की है। ये मोबाइल एप्लीकेशन भारतीय वायुसेना में शामिल होने के इच्छुक लोगों के लिए करियर से जुड़ी सभी जानकारियां देगा। ये ऐप सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि CDAC के सहयोग से बनाया गया है। माई IAF ऐप का इस्तेमाल करने वालों को भारतीय वायुसेना में अधिकारियों और एयरमैन दोनों के लिए चयन प्रक्रिया, ट्रेनिंग कोर्स, वेतन और भत्तों वगैरह की पूरी जानकारी मिलेगी। इसके लिए एक सिग्नल प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। इंडियन एयरफोर्स में भर्ती होने की इच्छा रखने वालों को इससे काफी मदद मिलेगी। दोस्तों आप इसे गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इस एप्लीकेशन में भारतीय वायुसेना के इतिहास और उनकी वीरता से जुड़ी कहानियां भी मिलेंगी। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो रूस को लेकर आ रही है। रूस ने अपने घातक S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का टेस्ट करना शुरू कर दिया है और 2025 तक इसका बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाएगा। रूस के उप रक्षा मंत्री ने ऐलान किया है कि देश की सेना 2021 में सबसे नए सिस्टम को हासिल करने वाली है और S-500 की फुल स्केल सप्लाई 2025 तक हो सकती है। बताया जाता है कि रूस का यह हथियार इतना घातक है कि अंतरिक्ष से आ रही हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी उड़ा सकता है। इस सिस्टम का निर्माण अल्मज एंटी एयर डिफेंस कर्सन ने किया है। 400 से 600 किलोमीटर रेंज वाला यह डिफेंस सिस्टम धरती के सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित लक्ष्य को भी तबाह करने में सक्षम है। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम आवाज की रफ्तार से भी ज्यादा 16,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से मिसाइल लक्ष्य की ओर फायर करता है। S-500 पहली पीढ़ी के स्पेस डिफेंस नेटवर्क का ऐसा हथियार है जैसा कि दुनिया में अभी तक कोई नहीं बना है। यह डिफेंस सिस्टम एक साथ 10 लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। अंतरिक्ष की निचली कक्षा में घूम रहे सैटेलाइट्स को भी S-500 नष्ट कर सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो संबंधित कोई सवाल या आपका प्रश्न या आपका कोई भी जवाब है तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख के बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। अपना